हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि बुद्धि के प्रकार। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत, तो बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत को किनके द्वारा दिया गया है, इसको पहले एक डाटा के रूप में एक जगह आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि किसी भी तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम में किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक जगह लिखा रहेगा तो बस एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। बुद्धि का सबसे पहला और प्राचीन है एक कारक का सिद्धांत, जो अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। तीन कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, तीन कारक स्पीयरमैन, त्रितंत्र अष्टांगवर्ग, यहाँ तंत्र है अष्टांगवर्ग, त्रिआयामी आयाम की बात हो रही है, डायमेंशन की बात हो रही है, तो ये है गिलफोर्ड का। बहुकारक, बहुत सारा जिसमें कारक है वो है थॉर्नडाइक का। बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि की बात हो रही है तो वो गार्डनर का। समूह कारक, जो बहुत एक समूह में बहुत सारे फैक्टर की बात हो रही है तो वो थर्स्टन का है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किनका है? कैटल का। कैटल का व्यक्तित्व में भी सिद्धांत है। आरबी कैटल का 16 PFQ पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आया। और बुद्धि में भी है एक सिद्धांत है जिसका नाम है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। संवेगात्मक सिद्धांत गोलमैन का। संवेगात्मक सिद्धांत जो है बुद्धि का, ये आप जैसे थॉर्नडाइक का जो तीन टाइप्स था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, जो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, तो उसके बाद गोलमैन जो थे संवेगात्मक बुद्धि भी दिए थे कि मनुष्य के पास एक संवेगात्मक बुद्धि भी होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपने संवेग को दिखाता है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। प्रतिचयन सिद्धांत लुईस थॉमसन। पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ड एवं वर्णन। त्रिस्तरीय कैरोल। देखिए, तीन से हमारे पास चार सिद्धांत है बुद्धि के। तीन कारक, त्रितंत्र, त्रिआयामी, त्रिस्तरीय। एक हो गया कारक, एक है तंत्र, एक आयाम, और ये स्तर लेवल की बात कर रहा है। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है मनोविज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसे व्यक्तित्व में भी पढ़ा जाता है, विकास में भी पढ़ा जाता है, बुद्धि में भी, क्योंकि ये संज्ञान की बात होती है जिसमें मानसिक और बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है। जब मानसिक और बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है तो बुद्धि तो रहेगा ही, और जिसके पास जितना ज़्यादा मानसिक और बौद्धिक क्षमता में जितना वो कैपेबल रहेगा, जितना योग्य रहेगा, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी के अनुसार निखर कर आएगा। और जिसका व्यक्तित्व जिस तरह से बहुत अच्छा निखर कर आएगा तो क्या होगा, उसका विकास उसी अनुसार से बहुत ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप में हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कारक सिद्धांत। यहाँ इतने सारे सिद्धांत का आपको दिए, ये पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कहीं भी कंपटीशन में पूछ सकता है कि एक कारक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, या अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया बौद्धिक सिद्धांत कौन सा है। इस तरह से उल्टा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें से हम आज चर्चा कर रहे हैं एक कारक सिद्धांत के बारे में। क्या है एक कारक सिद्धांत? इस सिद्धांत को एक कारक का सिद्धांत, एक सत्तात्मक सिद्धांत, एक निरंकुशतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में वन फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनी फैक्टर थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत की विशेषता को देखते हैं। अल्फ्रेड बीने के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1905 में 1905 में इस सिद्धांत को दिया गया था। तो हमारा प्रश्न अगर आ सकता है कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1905 में दिया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में टर्मन और स्टर्न थे। टर्मन और स्टर्न भी मानते थे कि जो अल्फ्रेड बीने जो इस सिद्धांत को दिए ये पूरी तरह से सही है। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि बुद्धि सिद्धांत के सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा एक कारक सिद्धांत है जो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बीने के द्वारा ही किया गया था।
लेकिन वो आईक्यू नहीं था, आईक्यू टेस्ट नहीं था। बुद्धि परीक्षण में जैसे हम लोग आईक्यू टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो आईक्यू टेस्ट नहीं था, उसे इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसे इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एक और यहाँ प्रश्न बन गया कि बिने के द्वारा दिए गए बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जब ये दिए थे, इस कारण इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। किनको? बिने को। बिने को फादर्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। बिने बुद्धि को व्याख्या निर्माण योग्यता मानते थे। बिने बुद्धि को क्या मानते थे? व्याख्या निर्णय योग्यता मानते थे कि व्याख्या करके हम जो निर्णय लेते हैं, पूरी तरह से एक निर्णय लेके हम उसका विस्तारित रूप करते हैं, तो बुद्धि क्या है? व्याख्या निर्णय योग्यता है। अब एक कारक सिद्धांत के बारे में और हम चर्चा करते हैं। बिने के द्वारा माना गया कि व्यक्ति की विभिन्न जो मानसिक योग्यता जो है एक इकाई के रूप में कार्य करती है, अर्थात योग्यताओं को क्या हम खंडित नहीं कर सकते, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय क्षेत्र में अच्छा होगा तो दूसरे विषय क्षेत्र में भी अच्छा होगा। जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक विषय, उसका एक गुण या विशेषता है जो जी के रूप में हम यहाँ आपको दर्शा रहे हैं। ये सारा वो क्रिया है जो इसी गुण और विशेषता के कारण कर रहा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति गणित विषय में अच्छा होगा तो वो सारे विषय में अच्छा माना जाएगा। बिने का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जिस चाल और रफ्तार से चल रहा है, वो पश्चिम हो या उत्तर, सारे दिशाओं में उसी चाल और रफ्तार से चलेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसे एक कारक सिद्धांत वो बोले कि किस प्रकार खंडित है, क्योंकि जो भी इकाई कारक है, जो शक्ति एवं ऊर्जा जो व्यक्ति सभी क्रियाओं के साथ कर रहा है, तो वो एक इकाई कारक के रूप में कर रहा है। वो तो सभी को प्रभावित कर रहा है, जो एक ही फैक्टर है जो उसके शक्ति और ऊर्जा को दर्शा रहा है। और इस सिद्धांत को टर्मन ने विचार करने की योग्यता माना। टर्मन के अनुसार जो उनके समर्थक थे, एक कारक सिद्धांत के वो जो समर्थक थे, वो क्या माने? विचार करने की योग्यता माने। और अस्टर्न जो थे, उनके अनुसार ये नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता माना गया। क्या माना गया? नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता। यानी कि एक कारक सिद्धांत के अनुसार टर्मन जो विचार करने की योग्यता और अस्टर्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता माने। और एक कारक सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है? ये खंडित नहीं हो सकता। एक ही फैक्टर जो होता है, एक ही इकाई जो होता है, उसके अनुसार वो हर एक मानसिक योग्यताओं को करता है। अब इसी के अनुसार ये बिने का मानना था कि इसी के अनुसार वो अपना इंटेलिजेंस टेस्ट करते थे कि कौन व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन व्यक्ति कम बुद्धिमान है। ये सबसे पहले एक स्कूल में, एक विद्यालय में के बच्चों पर ये टेस्ट वो किए थे। लेकिन इसी परिस्थिति को देखते हुए कई मनोवैज्ञानिक जो है, ये व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो इसे गलत भी माने कि ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति में एक ही कारक होता है और वो एक कारक ही किसी के बुद्धिमान होने और ना होने को परिभाषित कर सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर वो एक क्षेत्र में अच्छा हो तो दूसरे क्षेत्र में भी वो अच्छा हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उतने ज़्यादा अच्छा नहीं किए हैं, किसी एक विषय को लेकर एक विशेष क्षेत्र में वो अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। इस कारण इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की गई। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि बिने के द्वारा एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या माना गया। जिस तरह टर्मन ने विचार करने की योग्यता माने, अस्टर्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता माने, तो बिने के अनुसार एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या माना गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।